आज हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो एक नया फाइल बनाता हूं मैं, और उस नए फाइल में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अब इसमें बहुत सारे फाइल्स है ना, मैं यहाँ पे नहीं बनाना चाहता इससे। यहाँ पे मैं इसको डिलीट मार दूंगा, ये बेकार का सब फाइल बन रहे हैं। चलो दरवाजा तो बंद कर लो। एक नया फोल्डर पहले बनाता हूं और इसका नाम रख दूंगा मैं फाइल हैंडलिंग। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूं जिसका नाम भी मैं स्मॉल फाइल हैंडलिंग रखूंगा। ठीक है, क्या होता है फाइल हैंडलिंग वो समझते हैं। देखो, इसका दौर खत्म हो चला है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि है कॉन्सेप्ट तो है, आना चाहिए। अब इसका जगह डेटाबेस ने ले लिया है। अब के दौर में फाइल हैंडलिंग का जो स्पेस है वो किसने ऑक्युपाई कर दिया है? डेटाबेस ने। ठीक है, तो डेटाबेस किस काम के लिए होता है? डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। फाइल भी यही काम करता है, फाइल भी यही काम करता है। ये थोड़ा सा ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट होता है और ये बहुत ज्यादा स्लो होता है, बस यही डिफरेंस है। इसकी कुछ लिमिट होती है, कुछ हद होता है। इसका 250 टीबी हद होता है, हद होता है 250 टीबी। माई एसक्यूएल का अगर तुम या टेबुलर डेटाबेस का यूज करो तो कुछ इसी के आसपास इसका हद होता है, इतना डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, आपके पीसी में 2 टीबी 1 टीबी की एसएसडी लगी होगी, उससे ज्यादा नहीं। तो जाहिर सी बात है आपका पीसी नहीं हैंडल कर पाएगा। इसके लिए पावरफुल पीसीज होती हैं जो डेटाबेस वालों के पास होती है, जिसको हम सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, वहां पे i3 प्रोसेसर, i5 i7 i9 प्रोसेसर नहीं चल रहा, वहां पे कुछ और ही चल रहा है। वहां पे कोर्स में बात होती है, कितने कोर्स है आपका पीसी जो है, वो ऑक्टा कोर मैक्सिमम अभी के समय में होगा या क्वाड कोर होगा। इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है एक छोटे से एग्जाम्पल से। एक बड़ा सा हॉल है, मतलब जिसमें हम सेमिनार्स कर सकते हैं, है ना। और शकीरा लेट से यहाँ पे आई है गाना गाने के लिए। शकीरा भाई, हाँ बस वही वही। हाँ, समझ गया ना। नहीं नहीं, बैले डांस नहीं करती, वो गाना गाने आई है आज। ठीक है, क्योंकि उस हॉल में तुम पहुंचो इसीलिए शायद उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया। चलो, अब चुप हो जाओ, सुन लो मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, कल को कोई पूछेगा तो समझाने के लिए रहिएगा तो तुम्हारे पास कुछ। तो ये जो अभी हॉल है, इस हॉल में एक ही एंट्रेंस गेट है और एक एग्जिट गेट है। ठीक है, एक बार में इस हॉल में 1 लाख लोग आ सकते हैं, लेकिन एक बार में इस गेट से एक ही बंदा एंटर हो सकता है और एक ही बंदा निकल सकता है। अगर हर एक बंदा आधा आधा सेकंड भी ले रहा है तो 50,000 सेकंड लगेगा। ओके, एक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर 50,000 सेकंड लगेगा तो कितना मिनट होगा और कितना घंटा होगा? 13 घंटा, 14 घंटा बस एंट्री के लिए चाहिए। मतलब एक दिन पहले से प्लानिंग हो जानी चाहिए कि बंदे आना स्टार्ट हो जाओ, 13 घंटा 14 घंटा बैठे रहेंगे, तब जाके शकीरा 4 मिनट का गाना गाएगी, फिर वो 13-14 घंटा लगाएंगे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एक एग्जिट गेट भी है यहाँ पे। खाली भी तो करना पड़ेगा हॉल को। अब दूसरा प्रोसेस, इसको कहते हैं ड्यूअल कोर। 2 गेट है ना, ड्यूअल कोर। ठीक है, 2 गेट और लगा दिए, ये हो गया क्वाड कोर। अब ज्यादा तेजी से, अब ये जो ड्यूरेशन है वो 6 घंटे लगेंगे कुछ, या 7 घंटे लगेंगे, है ना। और 2 गेट लगा दिए हमने, ये हो गया ऑक्टा कोर। ये ड्यूरेशन और घट के कितना हो गया?
1 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 1 घंटे के आसपास। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो जो हमारा 14 घंटे लग रहा था टाइम किसी काम को करने में, अब वो कितना घंटे पे आ गया? 1 घंटे पे। यही है, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाया, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन यही है कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो हमारा प्रोसेसर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि 250 टीबी डेटा को होल्ड कर ले, हमारे पास उतना स्पेस भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, फाइल हैंडलिंग के बारे में समझते हैं। देखो, डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट था ना 1991 के आसपास तो था, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आया था, एमएस ऑफिस, तो उसमें एमएस एक्सेस करके एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया था, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसको डीबीएमएस की तरह यूज करते थे और उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी 1.5 लैक्स डेटा को होल्ड करने की थी। उससे ज्यादा डेटा जाता था तो वो हैंग करने लगता था, स्टक करने लगता था। ठीक है, अब 1.5 टीबी डेटा, सॉरी 1.5 लैक्स डेटा जो वो उसमें इंसर्ट किया गया, उससे ज्यादा डेटा इंसर्ट करने पे वो मना करने लगता था या फिर स्लो हो जाता था, हम यूज ही नहीं करने देते थे। ठीक है, हमने उसका ऑल्टरनेट ढूंढा, ये तो पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? उसमें एक टेबल दूसरे टेबल से मर्ज नहीं होता था, एक टेबल दूसरे टेबल से अटैच नहीं होता था इंटरनली। हमारा ये जो दो प्रॉब्लम है, इसको टैकल करने के लिए डेटाबेस वाले सामने आए, आरडीबीएमएस लेके, आरडीबीएमएस लेके, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसमें टेबल मर्ज होने लग गई और 250 टीबी डेटा तक उसमें होल्ड कर सकते थे। तब मेमोरी पे बात उठने लग गई कि मेमोरी कितना अक्वायर कर सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब जो हम तुमको फाइल हैंडलिंग पढ़ा रहे हैं उसका यूज तो नहीं रहा, लेकिन अभी भी छोटा मोटा यूज है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप जहां पे स्टोर होता है वहां पे एक व्हाट्सएप की फाइल बन जाती है, फोल्डर जिसको कहते हैं। उसमें आपने कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, आपके पीसी में लोकली वो स्टोर होता है, उसे कोई लेना देना नहीं है व्हाट्सएप वालों को। ठीक है, व्हाट्सएप वाले किस तरह का डेटा रखते हैं? जो आपके पीसी, सॉरी, जो आपके व्हाट्सएप पे बातचीत हो रखी है उस तरह का डेटा स्टोर करते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, इस तरह के डेटा को स्टोर करती। ठीक है, कि अगली बार जब आप आए तो देख पाए कि किसने किसने आपको ऑडियो कॉल किया है, वीडियो कॉल किया है, किसने आपके साथ टेक्स्ट किया है, चैट किया है। उसको इससे मतलब नहीं कि आपने लॉगिन कब कब किया, वो तो एक नॉर्मल लॉग फाइल बन के आपके पीसी में है, लोकली आपके लिए। उसके लिए डेटाबेस वालों को क्यों परेशान करें? क्योंकि डेटाबेस में जो CRUD ऑपरेशन होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये बहुत एक्सपेंसिव हमारे ऑपरेशन से। एक झूठ बात कह रहा हूँ, सुन लो, पहले ही बोल दिया झूठ बात कह रहा हूँ, अब तो सुनोगे ही नहीं। नहीं, सच बात है, अब सुन लो। एक कॉलेज स्टूडेंट था, उसने एक एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन को बना के उसमें MySQL डेटाबेस डाल दिया, ऑनलाइन वाला जो पेड है। कुछ उसके स्कूल में 30,000 बच्चे थे, कॉलेज में 30,000 बच्चे थे, उन सब को वो बोलता था यूज करो इसको, देखो कैसा अनुभव होता है, क्या एक्सपीरियंस है। 7 लाख रुपए का बिल आया उसका, डेटाबेस का। वो दहाड़े मार मार के रो रहा था, इतना एक्सपेंसिव है। अब ये बात झूठ है, कहानी झूठ है, बात सच है कि इतना पैसा लेता है डेटाबेस, इसीलिए ओरेकल इतना अमीर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो CRUD ऑपरेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। उसके लिए हम क्यों लॉग फाइल, कि तुम कब लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया, डेटाबेस को क्या मतलब है इससे? या एमएस, सॉरी, व्हाट्सएप वालों को क्या मतलब है इससे? इसीलिए कुछ टेम्परेरली फाइल बना के आपके मोबाइल में भी दे दिया जाता है, देख लेना कब लॉग इन लॉग आउट हुए हो तुम। ठीक है, चलो, तो उस तरह के काम को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए हम आज भी लॉग फाइल बनाते हैं। लॉग फाइल का मतलब, आपके पीसी, लेट्स से मैंने एक वेबसाइट बनाया, तो मेरे वेबसाइट ने किसने अटैक किया कि उसको हैक कर ले, या जो हैक किया उसका आईपी एड्रेस क्या था। चोर कैसे पकड़े जाते हैं, साइबर चोर, इसी तरह से उनके आईपी एड्रेस को नोट डाउन कर लिया जाता है एक लॉग फाइल में। और वो लॉग फाइल और कुछ नहीं बल्कि एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है, जिसको फाइल हैंडलिंग की मदद से बनाया जाता है।
और उस वेबसाइट से मर्ज किया जाता है। डेटाबेस वालों को क्या लेना देना है इससे? भाई आपका वेबसाइट ही जब हैक हो गया और पासवर्ड लेट से चेंज हो गया तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि किसने उसको हैक किया? क्योंकि डेटाबेस में ही तो वो डेटा स्टोर कर दिया था आपने। तो इसीलिए लॉग फाइल को आप अपने पीसी में रखते हो कि पता चल जाए कि किसने आखिर इसको हैक किया है, और वहीं से आईपी एड्रेस और स्टोर का पता चलता है। ठीक है, आपको पकड़वाने वाला आपका राउटर है, वाईफाई है, ठीक है, जो आपको पकड़वाता है कि आपने चोरी करी है। इसीलिए जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं वो पब्लिक वाईफाई से होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। लॉग फाइल का एक मुझे बताना था कि कहाँ यूज होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई। लॉग फाइल का यूज ऐसे ही डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, चलो। जो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होता है, कभी कभी देखे जाते हैं, जैसे ऐसे सिनेरियो में देखे गए जब हैक हो गया कोई सिस्टम, तो किसने किया तब। ठीक है, ओके। तो कुछ मेजर चीजें हैं इसमें। ठीक है, एक्स एक्स का यूज होता है टू क्रिएट अ फाइल। अगर फाइल ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर है, एक फोल्डर के अंदर ही फाइल होगा या फिर बाहर में भी, लेकिन है तो डे एंड में वो एक फोल्डर ही ना। अगर तुम माई कंप्यूटर चला रहे हो, जिसको दिस पीसी आज के समय में हम कह रहे हैं, तो वो भी एक तरह से ड्राइव है। उसके अंदर एक नाम के दो फाइल नहीं हो सकते, एक ही फाइल होगा। एक नाम के दो फोल्डर नहीं हो सकते, एक ही फोल्डर होगा। इसीलिए तो जब मैं डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर क्रिएट करने लग जाता हूँ रैंडम करके, तो न्यू फोल्डर 6 तक आ गया है, न्यू फोल्डर 4, न्यू फोल्डर 5। देख रहे हो ना, खुद ब खुद नाम इसके चेंज करे जा रहे हैं, क्योंकि एक नाम के दो फाइल नहीं हो सकते। यहाँ पे भी ओवरराइड कर जाता है चीजें, एक नाम के दो फोल्डर नहीं हो सकते, ओवरराइडिंग है ये। ठीक, आगे यहाँ पे देखते हैं। तो एक्स होता है टू क्रिएट अ फाइल। अगर फाइल ऑलरेडी, अभी देखो हमारा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, फाइल हैंडलिंग। इसके अंदर एक पाइथन जुपिटर लैब की फाइल बनी हुई है जिसको हम फाइल हैंडलिंग ही कह रहे हैं, और एक्सटेंशन .ipynb है। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे जो एक्स है हमारा, जो फाइल हैंडलिंग का एक पैरामीटर है, उसके अंदर यूज किया जाता है। इस एक्स को हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ फाइल। किस तरह की फाइल सर? सिर्फ टेक्स्ट फाइल बनाएंगे? मैंने बोला देश भर दुनिया भर जितने तरह की फाइल इंट्रोड्यूस करी गई हैं आज तक, वो सब बना सकते हैं हम। एक्सटेंशन बस उसका देना पड़ेगा। समझ गए बात? एक्सटेंशन तुम्हें देना पड़ेगा उसका, अगर एक्सटेंशन नहीं दोगे तो दिक्कत है। अगर मैं टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूं तो टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। .txt कुछ भी नाम देके देना पड़ेगा, तभी टेक्स्ट फाइल बनेगा। अगर पाइथन की फाइल बनाना चाहता हूं तो .py। ठीक है, हर तरह के फाइल हैंडलिंग से बनाए जा सकते हैं। इवन कुछ वायरसेस भी बनाए जा सकते हैं। आप कहते हो ना यार ये फाइल खुद ब खुद मेरे पीसी में बन रही है, ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, वो कर सकते हैं। एक लिंक बना के आपको दे दें और उस पर क्लिक करो, लगातार क्या हो जाएगा, वो जनरेट होते रहेगा और आपके पीसी को स्लो करके क्रैश करवा देगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं इसको। पहले फाइल बना के और फिर उसके वायरस एक तरह का वायरस ही है वो। वायरस मतलब क्या? जो आपका पीसी को बीमार कर दे, दैट्स इट। बीमार कर दे यानी कि कुछ ऐसा काम करता रहे जिसकी जरूरत नहीं है और आपका पीसी स्लो हो जाए, यही तो है वायरस। वायरस का और कोई डेफिनेशन होता है क्या? नहीं। जो किसी के हेल्थ को खराब कर दे वो वायरस है। इनएक्टिव पड़ा रहता है लेकिन जैसे ही आप उसको छेड़ते हो वो एक्टिव हो जाते हैं, वही वायरस है। ठीक है, वायरस इनएक्टिव होता है जब उसको सेल हमारी बॉडी को के अंदर ऊपर अटैक करता है वो, या एंटर करती है, तब वो हमारे ऊपर कुछ काम करता है और हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक है, उसी तरह से पीसी में वायरस पड़ा रहेगा, जैसे तुम क्लिक करोगे वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा, और एक बार एक्टिवेट हो गया तो वो फिर रुकेगा नहीं। कुछ खतरनाक वायरसेस है, ट्रोजन है। ठीक है, ट्रोजन सबसे खतरनाक वायरस माना गया है कंप्यूटर वर्ल्ड का। अब उसके बाद क्या क्या बने उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, ओके। हम वायरसेस के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं एक तरीका बता दूंगा कि कैसे ये क्रिएट करे जाते हैं। ठीक है, चलो तुम लोग करने मत लगना। ठीक है,
नॉलेज पर्पस के लिए है बस। जाके नाटक मत फंसा देना कहीं पे भी, हाँ देखो तुम्हारा पीसी खराब करूंगा आज मैं। हाँ क्या? नहीं मत करना, नहीं बताऊंगा अब, इंटेंशन पता चल गया है मुझे। अब एक्स का यूज क्या होता है? टू क्रिएट अ फाइल। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा? ये एरर दे देगा, बोलेगा ऐसी फाइल ऑलरेडी है तुम्हारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो क्यों बना रहे हो? नहीं बना सकते, सॉरी। ठीक है चलो। उसके बाद आता है रीड। आर मतलब होता है रीड, एक्स का मतलब मत पूछना, मुझे भी नहीं पता है, बस क्रिएट करने के लिए होता है फाइल। आर का मतलब लेकिन रीड होता है। ठीक है, तुम इसका रेफरेंस लेके एक्स का मतलब पूछने लगोगे मुझे पता है, तो मत पूछना। ठीक है, तो आर का मतलब क्या होता है? रीड अ फाइल। फाइल में जो भी चीज रखा हुआ है उसको ओपन करके रीड करो। ठीक है, उसके बाद होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, कुछ लिखो फाइल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद होता है ए। ए का मतलब होता है अपेंड। क्या होता है? अपेंड। अपेंड का मतलब कभी पढ़ा है? कभी अपेंड टर्म सुना है? कब? जितनी चीजें थी फाइल के अंदर उसके बाद रखी जाएंगी, उसको डिलीट नहीं किया जाएगा। राइट में ये प्रॉब्लम है, राइट में डिलीट कर दिया जाता है पुरानी बात को और फिर नया बात लिखा जाता है, इसीलिए अपेंड को बनाया गया है। ठीक है, ओके चलो, इतना देखते हैं। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर, फाइल हैंडलिंग नाम का फोल्डर के अंदर हमारा एक फाइल हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन है पाइथन के अंदर जिसको हम ओपन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम पाथ का नाम लिखते हैं, जिस पाथ पे हमें फाइल बनानी है। तो हम लेट्स से लिख रहे हैं यहाँ पे कृष्णा डॉट टी एक्स टी फाइल, टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं। और इसको बनाने के साथ साथ हम इसको बताएंगे कि आखिर बना रहे हो तो कैसे बनाते हैं। एक्स मोड में तो बनाना पड़ेगा ना, तो दूसरा हमारा स्ट्रिंग आता है जिसके अंदर हम एक्स लिखते हैं। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में हम असाइन करते हैं। तो फाइल हैंडलिंग है तो F1 नाम दे दे रहा हूं, फाइल 1। ठीक है, रीडेबिलिटी तुम कुछ भी दे सकते हो। अच्छा, इसको चलाओ। कुछ दिखा तुम लोगों को यहाँ पे? एक नई फाइल बनी, इसको जैसे ही चलाया मैंने। ठीक है, और ये फाइल को ओपन करा गया तो फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो क्लोज का एक मेथड होता है, देख रहे हो क्लोज, इसको पैरेंथेसिस के साथ लिखो, फाइल क्लोज हो गई। ठीक है, हाँ जी सर। डिलीट करोगे? डिलीट नॉर्मल कर लेना। कैसे करा जाता है डिलीट, पता है ना? नहीं पता है? अच्छा, ऐसे करा जाता है। हो गया डिलीट, उसमें होगा ऑप्शन। इसकी जरूरत ही नहीं है ना, मैं भी सिर्फ पढ़ाने के लिए ही पढ़ाता हूँ। अब पढ़ता हूँ, उसी मोमेंट पे पढ़ रहा हूँ मैं भी, है ना? नहीं तो डेटाबेस से सब काम करते हैं हम, है ना? होगा, कह तो रहा हूँ, ऑफ कोर्स होगा, है ना? चलो, अब हम फिर से अगर इसको चलाएं तो फिर से हमारी वही फाइल बन जाएगी और क्लोज भी हो जाएगा। हो गया ना क्लोज? अब फिर से इसी को हम चलाएं, इसी शेल को, तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइल ऑलरेडी एक्स क्या कहता है कि अगर फाइल नहीं होगी तो क्रिएट कर दूंगा, अगर होगी तो एरर दे दूंगा। दूसरी बार चलाओगे तो एरर है। कौन सा एरर है? फाइल एग्जिस्ट एरर। फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, फाइल एग्जिस्ट एरर। ठीक है, ओके। तो एक्स का ज्यादा यूज नहीं है। मैं पढ़ाते पढ़ाते ये फील करा हूं कि अगर तुम्हारे पास एक फोल्डर है और उसके अंदर करोड़ों फाइल है, मान लो, या लाखों फाइल या हजारों फाइल है, उसमें कोई फाइल है कि नहीं है चेक करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर फाइल हो गई, ध्यान से सुनो यार, ध्यान से सुनो,
अगर फाइल हो गई तो क्या होगा, एरर आ जाएगा इससे, और अगर फाइल नहीं रही तो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ये कोड अच्छे तरीके से चल गया बिना किसी एरर का, मतलब फाइल नहीं थी, फाइल बन चुका है अब। और अगर फाइल होती तो क्या होता, एरर। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया सबको। अच्छा, अब फाइल को क्लोज हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फाइल के अंदर कुछ लिखेंगे। अच्छा, क्या लिखोगे? हाँ कुणाल बताओ, क्या लिखोगे इसमें? कुछ भी लिख दूं? कुछ भी? हाँ ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने। सेव कर लो और बंद कर लो। ठीक है, अब फिर से एक फाइल बनाओ, F2 करके इक्वल का सिंबल दे दो, और इसमें क्या करोगे, ओपन से ओपन करोगे उस फाइल को जिस फाइल के अंदर तुमने अभी समथिंग लिखा है। ठीक है, इसके अंदर उस फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो कौन सा फाइल था हमारा, krishna.txt। इसको किस मोड में ओपन करोगे आप, रीड मोड में ओपन करना है तो R लिखोगे, ये रीड मोड में ओपन हो रहा है। ठीक है, अब F2 के ऊपर अगर मैं टैब प्रेस करूं तो बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, इसमें एक रीड मेथड भी है। इस रीड मेथड के अंदर आपको कुछ आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, और वो आर्ग्यूमेंट एक इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, और वो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव में होगी। ठीक है, तो क्या आर्ग्यूमेंट होगा, तो सर स्लाइसिंग याद है आप लोगों को, स्लाइसिंग कैसे काम करता है? अगर मैंने समथिंग लिखा है यहाँ पे उस फाइल में, तो जब हमने ये ओपन किया ना रीड मोड में, तो बाय डिफॉल्ट एक कर्सर क्रिएट होगा। कर्सर किसको कहते हैं, जिस समय अभी पेंसिल से लिख रहा हूं ना, ये भी एक कर्सर है। एक कर्सर वहां पे ऐसा जनरेट होता है, ये मैंने स्लाइसिंग में भी बताया था, ऐसा एरो बना बना के। ये जो कर्सर है ये 0 इंडेक्स पे बाय डिफॉल्ट जाके स्टैंड करता है। और तुम्हें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, स्लाइसिंग में ये बताया था कि 0 इंडेक्स पे या कर्सर जहां पे स्टैंड करता है वहां पे वो कुछ नहीं करता। अगर उसको कुछ रीड करना है तो कर्सर को किधर की तरफ पुश करना पड़ेगा, आगे की तरफ। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे लेट से 5 लिखता हूं इसके अंदर, इसके अंदर अगर 5 मैं लिखूंगा, तो 0 1 2 3, टी को 4 कह रहे हैं और एच को 5 कह रहे हैं, टी तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एच से लेके। एच नहीं प्रिंट होगा क्योंकि इंटरप्रेटर कहां पहुंचा है, 5th इंडेक्स पे, और 5th इंडेक्स पे पहुंचा तो उसकी वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। ऐसे ये काम करता है। ठीक है, चलो समझ में ये बात आ गई। चलो, अब इसमें मैं 5 लिख रहा हूं तो टी तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, हो गई। अगर अगली बार फिर से तुम रीड करने गए, नहीं, तो उसके आगे रीड किया जाएगा। कर्सर कहां भी स्टैंड कर रहा है, एच पे, एच को अब 0 मान लिया जाएगा। ठीक है, एच को क्या मान लिया जाएगा अब एच को 0 मान लिया जाएगा। ठीक है, अब इस 0 से लेके मुझे लेट से लास्ट तक की वैल्यू प्रिंट करनी है। लास्ट जी है, जी के आगे कुछ भी नहीं है, तो अगर ये 0 एच है, आई 1 है, एन 2 है, जी 3 है, तो कुछ भी नहीं, जो पोजीशन है वो तो 4 है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं 4 लिखूंगा तो एच से लेके उसके आगे की वैल्यू आ जाएगी, आ गई क्या? ठीक है, अब कर्सर जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक पहुंच चुका है। कर्सर को अब शुरू में कैसे ले आएंगे, ये दिक्कत है, क्योंकि अभी हमने देखा रीड करने जा रहे हैं तो उसके आगे रीड हो रहा था, पीछे कैसे आएगा कर्सर? कभी करके देखा नहीं है, लेकिन चलो देख लेते हैं। -10। ठीक है, अब F2 डॉट रीड करो फिर से। ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, माइनस माइनस नहीं चलता इसमें, ठीक है। इसमें इसके लिए एक मेथड बनाया गया है, उस मेथड को कहते हैं सीक। क्या कहते हैं? सीक। सीक में आपको 0 लिखना पड़ेगा या 1 लिखना पड़ेगा या 2 लिखना पड़ेगा। याद रखें, जिस इंडेक्स पे पहुंचना है वो लिख देना। हम 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 लिखेंगे तो हमारा कर्सर 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, यानी कि एस पे आके स्टैंड करने लग जाएगा फिर से। क्लियर है? हाँ जी, तो लाइंस में भी वैसे ही है, उसी तरह से सीक करना होता है। तो यही तो बोला, ये स्लो है, ये बहुत वाहियात है। चलो आगे देख। F2 डॉट रीड के अंदर जाके, अच्छा अब देखो इसमें कुछ और भी मेथड है, रीड लाइन और रीड लाइंस और रीडेबल। तो रीड लाइन का मतलब, अगर एक लाइन है, एक लाइन में सिर्फ समथिंग लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं लिखना इसके अंदर, एक ही लाइन रीड किया जाएगा, इसके अंदर आर्गुमेंट बस नहीं जाता है, ये फायदा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। पहले आर्गुमेंट डालने पड़ रहे थे, अब नहीं डालने पड़ेंगे। देखो इसके अंदर मैं कर्सर ले जाकर शिफ्ट और टैब को प्रेस करूंगा तो इट इज सेइंग नथिंग, कोई नंबर वंबर नहीं देना है, यहाँ पे कुछ नहीं देना, एक ही लाइन रीड किया जाएगा, जहां पे कर्सर होगा उससे एक लाइन, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम नहीं लिख रहे हैं, राइट, तो सिंगल कोट आ रहे हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर लिख देते इसको तो क्या हो जाता, सिंगल कोट हट जाता, प्रिंटिफिकेशन हो जाता, राइट। वो बंदा ब्यूटीफुल बन के निकलता जो पहले क्लास में था, कहाँ गया वो? दिखा नहीं मुझे उसके बाद, लग रहा उसने बैच ही चेंज करा दिया। चलो जो भी हो, अब मैं इस फाइल में कुछ और लिखना चाहता हूं, तो आई एम गोइंग टू राइट समथिंग ऑन दिस फाइल, ओके। तो मुझे इस फाइल को पहले क्लोज करना पड़ेगा, फिर इसको राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा। देख रहे हो कितनी परेशानी है, डेटाबेस के साथ ऐसा नहीं होता। एक बार डेटाबेस के अंदर लॉग इन कर गए, कुछ भी करते रहो, लेकिन फाइल में देख रहे हो कितना नाटक है। पहले इसको खोला, फिर इसमें तुमने कुछ अपेंड किया, कुछ रीड किया, फिर बंद करो अगर राइट मोड में खोलना है तो इतना कौन देखेगा, कोई नहीं। चलो F3 ओपन फिर से करो। अच्छा इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज नहीं करोगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे यही फाइल है ना, ये ओपन है अभी, है ना, यहाँ पे देखो क्लोज नहीं किया है। डिलीट मारने का काम करते हैं इसको, डिलीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं डिलीट हो रहा? आप लोगों ने कुछ फाइल्स को अनइंस्टॉल करने की भी कोशिश की होगी कभी ना कभी, या डिलीट मारने की, वो डिलीट नहीं होता होगा। ट्राई अगेन, ऐसा कब हुआ है मैं बताता हूँ। जब आप रन चलाते हो और रन के अंदर परसेंटेज टैम्प परसेंटेज चलाते हो, तो जितनी भी कैशे फाइल होती हैं वो बाय डिफॉल्ट इसमें जनरेट होती रहती हैं। आप इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट मारते हो तो कुछ फाइल तो डिलीट हो जाती है, और कुछ कहती हैं कि हम कुछ फाइल को डिलीट नहीं कर पा रहे, और हमसे पूछती है ट्राई अगेन, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी रनिंग में होती है, ठीक है, इसलिए नहीं डिलीट हो रही है। अब आप इस पे चेक करके स्किप करोगे तो वो फाइल स्किप हो जाएंगे जो डिलीट नहीं होने वाली थी, बाकी सबको डिलीट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ फाइल फिर भी बच रही हैं, वो इसलिए बच रही हैं क्योंकि वो डिलीट ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो, जैसे मैं अभी जुपिटर लैब चला रहा हूँ, तो हो सकता है उसी में कोई फाइल यूज में हो जो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरली बन रही है। इसमें टेम्प फाइल होता है, टेम्परेरली जो फाइल बनती है सारी टेम्परेरली फाइल है जो बाय डिफॉल्ट बनती है, ठीक है। और इसमें हमारे ऑपरेशन चलाने की वजह से थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, मल्टीटास्किंग, वही ये सब फाइल होल्ड कर रही है उन सब चीजों को जो डिलीट नहीं हो पा रही है। अब ऐसे गार्बेज फाइल को हैंडल करने के लिए टेम्प नाम का एक फोल्डर बना दिया गया है, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये सारे फोल्डर्स, फाइल्स और फोल्डर्स चले जाते हैं, और हम रह रह के बीच बीच में डिलीट मारते रहते हैं। क्यों मारते रहते हैं? क्योंकि ये सब रैम पे होती हैं, जिससे हमारा पीसी स्लो होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हम जब इस फाइल को क्लोज कर देंगे तो ये फाइल को डिलीट मारोगे तो हो जाएगी फाइल डिलीट। देखो अब इस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूं, देखो डिलीट हो जाएगा, हो गया डिलीट, फाइल बंद हो गई, डिलीट हो गया, फाइल यूज में नहीं है अब। तो फाइल को ओपन करके डिलीट मारोगे तो क्या आएगा, ट्राई अगेन करते रहेगा वो, कब तक, जब तक फाइल बंद ना हो जाए। आप लोग कहते हो ना कि यार नहीं, अगर कुछ हो रहा तो पीसी बंद करके स्टार्ट कर दो, सब कुछ बंद हो जाता है उस केस में, इसीलिए डिलीट हो जाती है कोई भी चीज। समझ में आ रही बात?
ये सुपर बूट है, ड्यूअल बूट, सुपर बूट इसको कह सकते हो तुम। सब कुछ बंद करके स्टार्ट करो, है ना। तो जीनियस लोग ऐसा करते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है। वैसे भी जीनियस है हमारे पास। चलते ही पीसी को मैं रैम निकाल लिया करता था, बोलता था देखो स्क्रीन जो है वो जिगजैग जिगजैग शेप में आ रही है। और रैम जल गया, मेरे अंकल ने मुझे जला दिया उस दिन। इतना कूटा, इतना कूटा, जो भी हो। ओह, तुम लोग को एक बात बताऊं, 2003 में पीसी आया था मेरे घर में, ठीक है। तो वो पीसी स्लो काम करता था, क्योंकि गर्म हो जाने की वजह से पीसी की एफिशिएंसी गिर जाती है, ठीक है। और फैन उसका ज्यादा तेज चलने लग जाता है। तो उसको ओपन कर दिया जाता है, और डेस्कटॉप था, उसके दो कवर होते हैं दो साइड में, आराम से निकल जाते हैं। वैसे रखा जाता था, मेरे अंकल वैसे ही रखते थे। तो मैं चलाते चलाते क्या करता था, दो रैम लगे होते उसके अंदर, वो मुझे हैंड ओवर उन्होंने किया था 2008 के आसपास, कि ले जाओ इसमें गेम खेलना, पढ़ाई करना। मैं चलते चलते उसका रैम निकालता था। यस, मैंने कुछ नया किया, और देखो मुझे करंट भी नहीं लग रहा है। ठीक है, मजा आ जाता था। लेकिन स्क्रीन जिगजैग जिगजैग हो जाता था, कलरफुल, जैसे पहले नहीं टीवी चलता था तो जब नेटवर्क नहीं आता था तो जिगजैग जिगजैग वो बारिश होने लग जाती थी उसमें, वैसे ही है। नहीं करके दिखा सकता, नहीं दिखाऊंगा, है ना। चलो, तुम लोग को बड़ी खुजली है। सही है। उफ, क्या ही मैं कहूँ तुम लोगों को यार। कुछ दिन मेरे साथ और पढ़ोगे ना तो तुम लोग भी पागल हो जाओगे, समझ में आया। इधर उधर घूमोगे तुम भी, बेवजह का हंसते रहते हो, बताओ। कोई काम ही नहीं है। वो सीरियस घूम रहा था बेचारा, उसके मुंह से हंसी नहीं रुक रही है। इतना उसको बोला कि अब वो हंसते ही रहता है। गुस्से में क्लास छोड़ के जा रहे हो, आना मत। क्या करने जा रहे हो? प्यास? तुम लोग बहुत गंदे हो यार, अच्छी चीजों को भी गंदा कर देते हो। तुम्हें सब चीज जानने की बड़ी जल्दी है। याद रखो, क्वेश्चन वही पूछता है जो उसके बारे में जानता है। अगर कोई चीज तुम्हें समझ में ही नहीं आती तो तुम क्वेश्चन कभी नहीं पूछोगे। तुम्हें सब समझ में आता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछते हो। नहीं, इसको कुछ और कहते हैं हमारी जुबान में, सी। हाँ जी, मैंने नहीं बोला। तुम्हारा दोस्त है आस्तीन में, तुमने सांप पाल रखे हैं। चलो आगे देखो। अब मैं फिर से एक फाइल बनाने जा रहा हूँ, उसको राइट मोड में खोलूंगा। मैंने फाइल को डिलीट मारा, कुछ दिखाना था डिलीट मारने के पीछे। अभी एक्स की मदद से तुमने फाइल बनाई थी ना, वो काम हमारा डब्लू भी करता है। फाइल होगी तो ओपन कर देंगे राइट मोड में, नहीं होगी तो क्रिएट करके ओपन कर देंगे, है ना। तो ये एक्स से अच्छा है ना, एरर तो कम से कम नहीं दे रहा है, दो बार चला दिया तो। इसीलिए मैंने एक्स का यूज बताया था, कि एक्स का यूज मुझे एक ही समझ में आया। अगर कोई फाइल है तो चेक कर लो, चलाओगे तो एरर आ जाएगा। और अगर कोई फाइल नहीं है तो बन जाएगा, मतलब फाइल नहीं थी। ठीक है, तो यही एक यूज मुझे एक्स का समझ में आया आज तक। ठीक है, हाँ, यही यूज समझ में आया। मेरे गुरु ने भी नहीं बताया इसके बारे में। बोला था ना कि जो जीनियस होता है वही क्वेश्चन पूछता है, उसको पता है सब। देख रहे हो, स्पेशली फोर्स कर रहा है कुणाल उस पे, एक्स पे। हाँ भाई, भाग गई है, समझ में आ रहा है, क्या करूं अब। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, है ना। कोई नहीं, शाम को पौवा मार लेना, सही हो जाएगा। अबे देसी या विदेशी, हाँ ठर्रा। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो। यार तुम लोग पता है कहीं का नहीं हो। हाँ, ना स्कूल के ठीक से हो पाए, ना ठीक से स्कूल के हो पाए, ना ठीक से इंडस्ट्री के हो पाए, तुम बीच में फंस गए हो।
अब मुझे समझ में नहीं आता तुमसे कैसा बिहेव करा जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो चेंज पहले से हूँ। चलो देखते हैं। अब हम एक और फाइल बनाएंगे F3 नाम से, ओपन करेंगे, और इसका भी नाम लेट्स से मैं फिर से वही नाम krishna.txt दे देता हूं, और इसको मैं W मोड में खोलूंगा, यानी कि राइट मोड में। देखो फिर से क्रिएट हो गया ना। और देखो F3 को मैंने क्लोज कर दिया, और फिर से इस सेल को चला तो एरर नहीं देगा, बस ओपन कर देगा। कर रहा ना ओपन, एरर नहीं दे रहा ना एक्स की तरह। इसीलिए मैं कह रहा था एक्स का एक ही